गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोलॉजी आप डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो रिस्पॉन्स की हैं उन्हीं को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। रिस्पॉन्सेज देखिए, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड, स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं, ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं ये लोकलाइज्ड हो, सॉरी स्टूडेंट्स, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आप कह सकते हैं लोकलाइज्ड हो, मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे हैबिटेट आप किसी ऑर्गेनिज्म का कहें, ये हैबिटेट जो आप जानते हैं एक डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन होता है, और इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो गई हैं? स्ट्रेसफुल। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में इस ऑर्गेनिज्म के पास दो अल्टरनेट, ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म कैन ऑप्ट टू अल्टरनेट्स, this organism opt to alternates, और ये अल्टरनेटिव्स क्या हैं? फर्स्ट वन आप ये कहें, या तो ये ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रेसफुल कंडीशन से माइग्रेट कर जाए, उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म या जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दे। सो इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड, ऑर्गेनिज्म हैव टू अल्टरनेटिव्स, और ये जो दो अल्टरनेटिव हैं उनमें माइग्रेशन सबसे पहले है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, दिस माइग्रेशन विल ऑलवेज द टेम्परेरी, ठीक है, इट विल नॉट द परमानेंट एक्टिविटी, टेम्परेरी एक्टिविटी होगी। और माइग्रेशन कहां से कहां होगा, तो आप यहां ध्यान रखें, लेस हॉस्पिटेबल एरिया टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, लेस हॉस्पिटेबल एरिया टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं मोर हॉस्पिटेबल एरिया, ठीक है, लेस हॉस्पिटेबल एरिया टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, ये मूव कर जाते हैं। मोर हॉस्पिटेबल एरिया जो होगा वो आप ये कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता होगा, या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये जो है वो लेस स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है। तो लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल एरिया की तरफ ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। इसका देखिए एक एग्जांपल हमें दे रखा है, टेम्परेरी माइग्रेशन की बात आप कर रहे हैं, जैसे आप मोह माया छोड़कर, सारा ये जो लगे हैं आप पढ़ाई लिखाई में, घर परिवार और ये सब छोड़कर, वैराग्य जाग जाए आप में, ठीक है, आप सब दीन दुनिया को छोड़कर परमानेंटली कहीं हिमालय में तपस्या के लिए चले जाते हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो वो आपका ये लोकलाइज्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन का रेस्पॉन्स नहीं होगा। जैसे आप आसपास की कंडीशन से इन सबसे दुखी होकर छोड़ के चले गए, तो आपका जो रेस्पॉन्स था वो लोकलाइज्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण जो था वो कैसा था? परमानेंट, टेम्परेरी नहीं था। हाँ, एक व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाता है, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, समर के टाइम में आप दिल्ली से शिमला चले गए, आप घूमने फिरने चले गए, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो आप हिल स्टेशंस पे चले गए, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं आप वापस अपनी लोकेलिटी में आ गए, तो ये टेम्परेरी माइग्रेशन है, और ये टेम्परेरी माइग्रेशन एग्जैक्टली रेस्पॉन्स में काउंट होता है, ठीक है। तो लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में आप शिफ्ट हुए, जैसे आप कह सकते हैं ए पर्सन moves from Delhi to Shimla,
ड्यूरिंग समर। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, नेचुरल एग्जाम्पल, ये तो हमने डिस्कस किया। ये आप कह सकते हैं साइबेरियन बर्ड्स। देखिए ये जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये साइबेरियन बर्ड्स कॉल्डर क्लाइमेटिक रीजन से, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, वार्मर क्लाइमेटिक रीजन में या वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनमें ये आते हैं। अब कॉल्डर क्लाइमेटिक रीजन से वार्मर क्लाइमेटिक रीजन में जब ये आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखें, ये जो वार्मर क्लाइमेटिक रीजन है ये है केवलादेव नेशनल पार्क। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एक बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, ठीक है, भारत में ही है ये। सो कॉल्डर क्लाइमेटिक रीजन से, साइबेरिया से ये जो बर्ड्स हैं वो एवरी ईयर वार्मर क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। और ये जो वार्मर क्लाइमेटिक रीजन है, ये स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान है, ये इन पक्षियों की कुछ समय के लिए शरण स्थली है, टेम्परेरी आप कह सकते हैं, टेम्परेरी, स्थायी नहीं, अस्थायी। तो ये टेम्परेरी केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में शिफ्ट हो जाते हैं और अपना रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसको कंप्लीट करने के बाद, रिप्रोडक्टिव इंक्यूबेशन के बाद वापस अपनी कौन सी कंडीशंस में लौट जाते हैं, कॉल्डर क्लाइमेटिक रीजन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, और इस लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन को आप ये कह रहे हैं ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द presence of stressful condition in local area or localized stressful conditions, so the organism have the tendency to move from less hospitable area to more hospitable area. नोट करें आप, ये आप पढ़ते हैं, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस आपने कहा लोकलाइज्ड है। एक बात और लिख सकते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड होने के साथ साथ अगर आप ये कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं, कम टाइम पीरियड के लिए हैं, तो कुछ टाइम या तो वहां से छोड़ के चले जाइए टेम्परेरी, फिर वापस आ जाइएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म क्या कर सकती हैं, सस्पेंशन शो करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन को आप समझिए, इसमें काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको और दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कोई ना कोई स्टेज होता है, तो आप लिखें, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहां वो क्या करती हैं, देखिए डेवलपमेंटल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड बायोकेमिकल, ये जो स्टूडेंट्स प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म चेंज करती है। या फिर आप कहते हैं सस्पेंशन क्या है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। सस्पेंशन इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच दैट चेंज और दीज ऑर्गेनिज्म मेक ए चेंज इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बिहेवियरल प्रोसेस और द बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है,
इन प्रोसेसेस में आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म क्या लाती है, चेंज। और देखिए ये जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज उसको उन स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उन लोकलाइज्ड स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने के लिए अलाउ करता है। मेरी हैबिटेट में, मेरी सराउंडिंग में या मेरे आसपास में स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं वो आ गई हैं, मींस स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हैं, तो मुझे कुछ टाइम के लिए वहां क्या करना चाहिए, अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस, अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, अपने बिहेवियरल प्रोसेस, अपने बायोकेमिकल प्रोसेस में चेंज कर लेने चाहिए, जिससे मैं वहां उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में और स्ट्रेसफुल लोकलाइज्ड हैबिटेट जो है उसमें सरवाइव कर सकूं। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हमें डिटेल में यहाँ डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। जैसे जो बैक्टीरिया और फंजाई और लॉर ऑर्गेनिज्म हैं, ये आप ये कह सकते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो चेंजेज हैं, इन चेंजेज के एग्जांपल्स आपको देखने हैं, ये सब हटा देता हूं, ये सब आपने नोट कर ही लिया है, माइग्रेशन हो गया, ठीक है। जैसे अभी इन दिनों घर जो आपका है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हैबिटेट बना होगा, इन दोनों घर जो है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हैबिटेट होगा, तो आप यहां आना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, जो बच्चे पहले से यहां पढ़ते हैं, 11th फाउंडेशन में पढ़ के गए, 12th फाउंडेशन में हैं, वो इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट भी उनके लिए कोई बहुत मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बट लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में वो मूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये लेस हॉस्पिटेबल एरिया इंस्टीट्यूट हो गया, क्योंकि घर पे रह के आप इतने दिन से परेशान हो गए होंगे, तो वो जो घर है आपका, वो आपके लिए इस टाइम, इस कोरोना पीरियड में लेस हॉस्पिटेबल एरिया है, तो आप मोर हॉस्पिटेबल एरिया इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, क्लासरूम्स में आना चाहते हैं। तो देखिए ये जो चेंजेज करेंगे प्रोसेस में, जो सस्पेंशन है उसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं, सॉरी, थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये थिक वॉल्ड जो स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, किस किस में मिलेगा, जैसे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया में, फंजाई में और लोअर प्लांट्स में। तो ये क्या करते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, एल्गी में एकाइनीट हम कहते हैं, पामेला स्टेज आ गई, एकाइनीट्स बन गए, बैक्टीरिया में थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में आपने पढ़ा है। तो ये जो थिक वॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन है बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में, कब बनते हैं ये थिक वॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। और देखिए अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये स्पोर्स बनते हैं, दे स्पोर्स जर्मिनेट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। तो एक तरीके से क्या हुआ, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस थी, उन स्ट्रेसफुल कंडीशन से ओवरकम करने के लिए फंजाई ने, बैक्टीरिया ने, लोअर प्लांट्स ने क्या बनाए, स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ये थिक वॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स, ये भी एग्जैक्टली लोकलाइज्ड स्ट्रेसफुल कंडीशंस के रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर लें और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाएं जिससे वो फर्दर सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स हो गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज करते हैं, सेकंड में लिख रहा हूं, some organisms manage stressful conditions
stressful conditions by escaping in time, by escaping in time, escape in time मतलब खराब टाइम में अपने आप को बचा कर निकाल लेती हैं, बच निकलने का जो प्रोसेस है, टाइम एस्केपिंग नेचर आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का यहां आपको दिखाई देगा। ये हटा देता हूं, तो टाइम एस्केपिंग नेचर पे आइए आप। टाइम एस्केपिंग नेचर में आपके पास एग्जांपल है, टाइम एस्केपिंग नेचर जो ऑर्गेनिज्म की है उसमें एग्जांपल है आपके पास हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ठीक है, डायपॉज, ये सब एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए टाइम एस्केपिंग नेचर में आप ये पढ़ रहे हैं, टाइम एस्केपिंग, जैसे खराब टाइम आता है ना तो चुपचाप निकाल देना चाहिए। टाइम एस्केपिंग नेचर, ये टाइम एस्केपिंग नेचर को बता रहा है, समय में मतलब खराब समय में, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बच निकलने का प्रोसेस, ठीक है। एस्केपर्स देखो क्या करते हैं, एस्केपर्स आप ये कह सकते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये सुना होगा आपने, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इट इज नॉन एज द विंटर स्लीप। विंटर स्लीप भी इसको कहा जाता है। हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर होता है, ड्यूरिंग विंटर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड कर लेंगी और वो जो सस्पेंशन है वो हाइबरनेशन कहा जाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास फ्रॉग। हालांकि फ्रॉग को हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों में काउंट किया जाता है। अगली जो एक्टिविटी है इधर मैं लिख रहा हूं बी, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन बी। देखिए एस्टिवेशन जो है उसको मैंने स्टूडेंट्स विंटर स्लीप लिखा था, इसको मैं कह सकता हूं द एस्टिवेशन इज द समर स्लीप, ठीक है। ये जो समर स्लीप है ये आपको स्नेल्स में मिलेगा, फिशेज में मिलेगा, दे एस्केप इन द टाइम। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्नेल्स, फिशेज, ये क्या करती हैं, एस्केप इन टाइम, ठीक है। और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, विंटर स्लीप मतलब मेटाबॉलिक सस्पेंशन अपना शो करती है कब, ड्यूरिंग समर। और इसके साथ ही एक फाइनल एक्टिविटी आपको पढ़नी है, इसको आप स्टूडेंट्स कहते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट का जो फेज है दैट इज नॉन एज द डायपॉज। सी मैं लिख रहा हूं सर, ये ए था हाइबरनेशन, बी एस्टिवेशन, सी डायपॉज, फेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, फेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। और सस्पेंडेड डेवलपमेंट का ये जो फेज है ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो जू प्लैंकटन स्पीसीज हैं स्पेसिफिकली। एग्जांपल जू प्लैंकटन्स ड्यूरिंग समर इन लेक एंड डिफरेंट पॉन्ड्स, ये आपके पास रेस्पॉन्सेज है। सो इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस लोकलाइज्ड हो तो स्टूडेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन, दोनों मैंने डिस्कस किए। आप ध्यान रखिएगा माइग्रेशन ऑलवेज टेम्परेरी होगा और इस टेम्परेरी माइग्रेशन के बाद जैसे ही ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल हैबिटेट या नेटिव हैबिटेट है उसमें जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी दे विल मूव, दे विल कम अगेन, ठीक है, वो वापस आ जाएंगी। सस्पेंशन आप ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में वो स्टेज है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में वो स्टेज आता है जब वो अपने डेवलपमेंटल, अपने
फिजियोलॉजिकल, अपने आप ये कह सकते हैं बायोकेमिकल और अपना रेगुलेटरी जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कोई चेंज करे, उन प्रोसेसेस में चेंज करे और चेंज करके अपने आप को कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन में रखे। मेटाबॉलिक सस्पेंशन बेसिकली ये होता है। और इसमें आपने दो बातें पढ़ी, जैसे एक थिक वॉल्ड स्पोर्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस है और कुछ ऑर्गेनिज्म में टाइम एस्केपिंग नेचर जनरेट हो जाता है। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स जो बनते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होकर ऑर्गेनिज्म फिर से बना देते हैं। ये देखिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी प्लांट्स में भी बनती हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन कही जाती हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से ओवरकम करने के लिए स्पेसिफिकली थिक वॉल्ड स्पोर्स बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को मैनेज करती है बाय एस्केप इन टाइम। तो टाइम एस्केपिंग नेचर जो है वो हाइबरनेशन के फॉर्म में देखी जा सकती है। फ्रॉग, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉग इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाइबरनेशन में, वैसे फिजियोलॉजी में आपको दे रखा होगा उधर। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों में एग्जांपल आप इसका काउंट कर सकते हैं। एस्टिवेशन में आपके पास स्नेल्स और फिशेज हैं और इसके बाद में डाइपोज है, उसमें आपको दे रखा है जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कब, जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं वो लोकलाइज हो या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हो। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे जो है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के साथ ही आप यहां बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को मैनेज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं, कुछ 9 to 10 एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने यहां लिखे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन और जो अडेप्टेशन हैं, अडेप्टिव एक्टिविटीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अडेप्टेशन की थीम की बात करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आ जाता हूं किस पे, अडेप्टेशन। क्लियर? तो देखो विद्वान बच्चों, विद्वान तो हैं ही आप, इकोलॉजी जो पढ़, स्ट्रेसफुल कंडीशंस लोकलाइज्ड है तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ये अभी अभी आपने डिस्कस किया है। अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं जिसको आप कहते हैं अडेप्टेशन। और देखिए अडेप्टेशन जो है वो क्या है, उसके लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स कुछ एनसीईआरटी ने लिखे हैं। तो मैं पहले अडेप्टेशन को डिफाइन करके उसके बाद में एनसीईआरटी के मैटर पे आ रहा हूं, वहां से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे वन बाय वन। हर एक एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस, ठीक है, देखिए अडेप्टेशन is the attribute of an organism. Attribute of an organism. जैसे देखिए हम शुरू से डिस्कस करते आए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, आपने कहा इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। आपने कहा ये लाइट है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के जो फैक्टर्स हैं, इन सराउंडिंग के फैक्टर्स के साथ साथ जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं, उन बायोटिक इंटरेक्शन से भी इन्फ्लुएंस्ड है। और ओवरऑल ये जो फिजिको-केमिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कौन से, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनके साथ साथ ये जो बायोटिक इंटरेक्शन है, ये सब मिलकर इस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बना रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद या किसी भी उसके नेटिव हैबिटेट से, पर्टिकुलर उसका कोई भी हैबिटेट है, वहां से उसको दूसरी जगह आप शिफ्ट कर दीजिए। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, दिस ऑर्गेनिज्म will try to maintain or cope with surroundings
और सराउंडिंग्स के साथ कोप करने का और मेंटेन करने का जब ये ट्राई कर रही होती है, ये एफर्ट्स करती है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे पहले आप ये कह सकते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ये रिप्रेजेंट करेगी, ये एक्लेमेटाइज होगी, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये किस में चली जाएगी, अडेप्टेशन में। ये जो अडेप्टेशन है, इस अडेप्टेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अडेप्टेशन आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर इसका आप देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बेटर सर्वाइवल चाहता है, इसलिए वो अडेप्टेशन में जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वांट्स टू सर्वाइव परफेक्टली, तो बेटर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहता है। ये जो सर्वाइवल है ये स्पेसिफिकली आप कर सकते हैं मेजर्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटर सर्वाइवल जो है वो इकोलॉजिकल रेफरेंस में किससे मेजर किया जाता है? बायोटिक पोटेंशियल से। मतलब उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है। अगर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी काफी अच्छी है या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका सर्वाइवल अच्छा है। आप कह दीजिए बेटर सर्वाइवल is not only the reference of survival, it is the basic or specific reference of the biotic potential। और biotic potential जो है ये exactly रेफर कर रहा है किसको? रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को। तो यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं इस पे। बायोटिक पोटेंशियल किसको रेफर कर रहा है? तो आप ये कह रहे हैं बायोटिक पोटेंशियल रेफर करता है रिप्रोडक्शन को या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कह दीजिए, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। इकोलॉजी में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को आप बायोटिक पोटेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया था, इस चैप्टर के शुरू में ही आपको दे रखा है, जहां हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे थे, वहां हम ये बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने आप को ऑप्टिमाइज करती हैं, ठीक है, अपना बेटर सर्वाइवल ऑप्ट करना चाहती हैं। और वो जो ऑप्टिमाइज अपने आप को करती हैं, बेटर सर्वाइवल में आपको अपने आप को लाती हैं, इसका मतलब दे कंफर्म नॉट ओनली द सर्वाइवल बट आल्सो द बायोटिक पोटेंशियल और द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से गेन करती हैं? फाइनली अडेप्टेशन के थ्रू आप कह सकते हैं गेन कर लेती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको और मिला, organisms evolve through natural selection। जो सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे इंटरेक्ट होते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इवॉल्व होती हैं ओवर द टाइम पीरियड, अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस, अपना एडवांसमेंट वो कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी पे आते हैं, अडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ मैटर पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप आ जाइए पेज नंबर 225 13.13 ये आपका टॉपिक है एडेप्टेशन। हाँ जी, ठीक है, ये एडेप्टेशन मैंने खोल लिया है। ये कह रहा है while considering the various alternatives available to organisms for coping with the extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments while others do so behaviorally। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशंस में या एक्सट्रीम कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब सर्वाइव करती हैं, तो वो अपने एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ जब कोप करती हैं और मैनेज करती हैं, तो हमने ये देखा कि वो जो है वो अपने फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट और बिहेवियरल एडजस्टमेंट के थ्रू, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और आप ये कह सकते हैं बिहेवियरल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो क्या करती हैं, रेस्पॉन्स करती हैं। बिहेवियर में देखिए स्टूडेंट्स वर्ड लिखे हैं माइग्रेटिंग टेम्पररी टू ए लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जो अभी टेम्पररी माइग्रेशन आप पढ़ के आए। तो इसका मतलब जो अडेप्टेशंस हैं वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल भी हो सकते हैं। दो पॉइंट आपके पास और क्लियर हुए।
अडेप्टेशंस कैसे गेन किए जा सकते हैं, इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूं adaptations can achieve through या may physiological या may achieve physiologically एंड आप कह सकते हैं बिहेवियरली। ये स्टूडेंट्स ठीक वैसा ही है जैसे आपने इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, मतलब जो होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे, तो होम्योस्टेसिस में आपने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के थ्रू होता है, बट इट कैन अचीव सम टाइम बिहेवियरली, तो कई बार ये बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है। हालांकि अगर अडेप्टेशन की बात आप करें तो वो स्ट्रक्चरल हो सकता है, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, वो बिहेवियरल भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, फिर ये कह रहा है दीज रेस्पॉन्सेज आर एक्चुअली देयर अडेप्टेशंस, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस और हैबिटेट्स में रहते हुए जो रेस्पॉन्स देती है, रेस्पॉन्ड करती है, तो वो उसके अपने क्या है, अडेप्टेशंस है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट इसको कहा गया है, दैट एनेबल द ऑर्गन्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। मैंने आपसे डिस्कस किया था, द अडेप्टेशन इज मेजर्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल, सो द अडेप्टेशन इज नॉट ओनली द सर्वाइवल, दिस इज ऑल्सो द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। तो अडेप्टेशन अपने आप में किसी एक ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट है, क्योंकि आप नेचर में इंट्रोड्यूस हुए, आपके पेरेंट्स जो है उनकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो यहां आने के बाद, नेचर में इंट्रोड्यूस होने के बाद बीमार नहीं होंगे। ठीक है, आप में इलनेस आएगी कि नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में जो कंटामिनेंट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज साइकिल हैं, और उन डिजीज साइकिल के जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके आपसे इंटरेक्ट होने के बाद आपकी बॉडी का ह्यूमन रेस्पॉन्स क्या है। हाँ, जेनेटिकली आपका हो सकता है, आप ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है इस बात का कि आपके फादर मदर का, आपके पेरेंट्स का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट ये है, ऑर्गेनिज्म को नेचर में इंट्रोड्यूस होने के बाद या अपने सराउंडिंग्स में आने के बाद खुद ये अचीव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां क्या मैं ये कह सकता हूं, द अडेप्टेशंस आर नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड बट मेनी अडेप्टेशंस आर जेनेटिकली फिक्स्ड। जैसे देखिए, आगे पहले मैटर पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। ये कह रहा है मेनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड जेनेटिकली फिक्स्ड। जैसे कुछ कैपेबिलिटीज ऑर्गेनिज्म ने डेवलप कर ली, और वो जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनिज्म में जनरेशन आफ्टर जनरेशन शिफ्ट होती गई, ट्रांसफर होती गई, तो आप ये कह सकते हैं दीज एडेप्टेशंस मीन जेनेटिकली फिक्स्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है मेनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम, मेनी एडेप्टेशंस क्या होंगे, जेनेटिकली फिक्स्ड। लेकिन जेनेटिकली फिक्स्ड जो हैं वो कौन से हैं, इवॉल्व हुए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते गए। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं सारे एडेप्टेशंस जो हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं हो सकते। ऑल एडेप्टेशंस आर नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड, are not genetically fixed। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं all adaptations are not genetically fixed, many adaptations are genetically fixed but not all। ठीक है, तो ये क्लियर कट एक आपके पास डिस्टिंक्शन आ गया। उसके बाद देखो, आपको एग्जांपल दे रखे हैं, in the absence of an external source of water, the kangaroo rat in North American desert is capable of the meeting of its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is the byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that the minimal volume of water is used to remove excretory products। ठीक है, तो देखो एक एक करके अब एग्जाम्पल्स हम यहां लिखेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, हर एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, उसकी थीम की हम बात करेंगे। तो एडेप्टेशंस आपने कहा, adaptations are the attributes of an organism। किसी एक ऑर्गेनिज्म का अपनी प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट होने के बाद, नेचर में आने के बाद, आप ये कहेंगे
अपने आप को नेचर में, उसकी नेचुरल हैबिटेट्स में, अपनी सराउंडिंग्स में मेंटेन करने का एफर्ट करती है, वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है, अपना बेटर सर्वाइवल ऑप्ट कर लेती है। लेकिन जब वो ऐसे चेंजेस करती है या बेटर सर्वाइवल ऑप्ट करती है तो कुछ चेंजेस उसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन शिफ्ट होते चले जाते हैं, कंटिन्यूसली होते चले जाते हैं। ये कंटिन्यूसली जो होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ये जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं और जनरली एडेप्टेशन जो है वो जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, इसके बाद देखिए एडेप्टेशन के एग्जांपल्स। एडेप्टेशन, ठीक है, एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने दिए हैं उनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। वन बाय वन आ जाइए आप। फर्स्ट, ये इससे भी ज्यादा खराब है भाई। फर्स्ट दे रखा है कंगारू रेट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। एनसीईआरटी खोल के रखनी पड़ेगी आपको। कंगारू रेट हैबिटेट क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो इस कंगारू में जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में प्रेजेंट है, कंगारू रेट में, सॉरी, इसमें देखिए क्या एडेप्टेशंस हैं। तो पहले तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात करिए। ये क्या करता है? मिनिमम या मिनिमल लॉस ऑफ वाटर हो, इसके लिए बेसिकली आप ये कह सकते हैं able to concentrate its urine। ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं do not rely or depends on external source of water। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर स्टूडेंट्स डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर जब ये डिपेंड नहीं करता तो क्या करता है? वाटर कहां से आता है? आप कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट 11th क्लास में फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा। आप चाहे प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन पे जाइए जहां अमाइनो एसिड्स के थ्रू वो ऑक्सीडाइज होते हैं, आप फैट के थ्रू जाइए, फैट के ऑक्सीडेशन पे जाइए जो बेसिकली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को आप चूज करिए। ये सब जो है इनमें अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो आप कहते हैं बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बाई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटीएस में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, H2O। तो ये जो वाटर होता है फैट के ऑक्सीडेशन से मिला, इस वाटर को हम स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। कौन सा वाटर है? मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर रिलीज किया गया, सो इट विल कॉल एज द मेटाबॉलिक वाटर, एंड दिस मेटाबॉलिक वाटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दीज कंगारू रेट। तो इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा, ये अपने मेटाबॉलिक वाटर को यूज कर लेता है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट है, उससे इसको ऑब्टेन हुआ। और इसके साथ आपने ये कहा कि ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने में भी कैपेबल है। तो ये जो कंगारू रेट है वो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में सर्वाइव कर जाता है। इसका ये एडेप्टेशन और स्पेसिफिकेशन आप देखिए। आपको कुछ डेजर्ट इंसेक्ट्स जो हैं, ये भी मैं साथ साथ ही बता देता हूं। डेजर्ट के जो इंसेक्ट्स हैं वो भी ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेंगे। दे ऑल्सो यूज द मेटाबॉलिक वाटर। They do not rely or depends on the external source of water। आपको ऐसे इंसेक्ट्स मिलेंगे जो थ्रू आउट लाइफ स्पान पानी नहीं पीते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उनको जो वाटर मिलता है उस वाटर को ही वो क्या करते हैं? यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, मैं एनसीईआरटी पे आ रहा हूं, हाँ जी, पेज नंबर 225, इसमें लिखा था नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में जो
कंगारू रेट रहता है, इसमें कैपेबिलिटी है कि ये जो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज कर ले, तो वो लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन से जो वाटर उसको मिलता है उसको वो यूज कर सकता है। ठीक है, मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब एक तो यूरिन कंसंट्रेट कर रहा है तो भी सिमिलरली वही बात हुई, और आप ये कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो रिलीज करने के लिए इसको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखिए प्लांट्स के एडेप्टेशंस दे रखे हैं, लेकिन इन सब पे जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहूं कि इस कंगारू रेट ने जो एडेप्टेशंस गेन किए हैं, these adaptations are आपके पास तीन ही ऑप्शन आएंगे, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और मॉर्फोलॉजिकल। ये एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है, ठीक है, एनसीईआरटी ने मतलब लिखा है इन सबको, मैं पूछ रहा हूं आपसे एनसीईआरटी के बिहाफ पर। बताएं आप, ये जो एडेप्टेशन है, ये आपने कहा कंगारू रेट जो है वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है, अपना जो मेटाबॉलिक वाटर है उसको यूज कर लेता है, तो इसमें ये जो एडेप्टेशन आया, ये एडेप्टेशन क्या है, क्या है मतलब ये एडेप्टेशन जो है वो कैसा एडेप्टेशन होगा, ऑलवेज फिजियोलॉजिकल। ठीक है, मेंशन करें आप, दिस एडेप्टेशन विल बी द फिजियोलॉजिकल, ये लिख लें आप स्टार लगा के। ठीक है, नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूं, प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ प्लांट्स, लिखते लिखते क्या हुआ, प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के देखो जो एडेप्टेशंस है उनको पहले नोट कर लेते हैं और उन एडेप्टेशंस को डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो ये कह रहा है डेजर्ट प्लांट पे थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस, तो मैं एक एक लिखते जा रहा हूं, नोट कर लें आप भी मेरे साथ साथ। थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस, बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे और लिखते भी नहीं होंगे, क्लासरूम में भी नहीं लिखते थे, क्योंकि आपके पास तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, एनसीईआरटी सबके पास होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास भी है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सारी कॉपीज हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखें, लिखने से रिकॉल होगा, आपको याद हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टोमेटा अरेंज इन द डीप पिट्स, स्टोमेटा इन डीप पिट्स। तो स्टूडेंट सारे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं और इनके बेनिफिट्स भी हम डिस्कस करेंगे और ये किस टाइप का एडेप्टेशन होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम, स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथ, और ये आपको दिया गया है कैम, क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैं इसके साथ C4 भी जोड़ देता हूं, दोनों की बात कर लेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है some desert plant like Opuntia have no leaves, they are reduced spines and the photosynthetic function take on flattened stems। तो अगला लिख देता हूं मैं, reduced stem, और ये प्रेजेंट होता है स्पाइन्स के फॉर्म में। स्पाइन्स वो कह रहा है किसमें, ओपुंसिया। एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, स्पाइन्स इन ओपुंसिया। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 226 पे आ जाइए आप। यहां मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेटिक जोन, ये आगे एलेंस रूल दे रखा है, इनको अलग से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछला एक रेफरेंस भी लेना है, हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो देखो ये कुछ दे रखे हैं, कुछ और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थिक वॉल्ड क्यूटिकल और लीफ सरफेस, तो क्यूटिकल जो है वो किस पर जमा होती है, एपिडर्मिस पर। ठीक है, देयर द डिपोजिशन ऑफ द क्यूटिकल इन एपिडर्मिस, ऑन एपिडर्मिस। ये थिक क्यूटिकल जो लीफ सरफेस पे डिपोजिट हुआ, ये किस टाइप का एडेप्टेशन है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एपिडर्मिस पर जो है वो क्यूटिकल का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये हुआ क्यों, पहली बात तो आप ये कह सकते हैं टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए थिक क्यूटिकल लीफ सरफेस पे आया। कैसा एडेप्टेशन है,
आप कह सकते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे आया, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा। बहुत परफेक्टली आप ये कह सकते हैं, दिस एडेप्टेशन विल बी द, मैं इधर लिखते जा रहा हूं, साथ साथ सब नोट करते रहें, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल। फिर देखो कहा गया स्टोमेटा इन डीप पिट्स। अब डीप पिट्स में जो स्टोमेटा होते हैं आपने पढ़ रखा होगा, इनको सकन स्टोमेटा हम कहते हैं, सकन स्टोमेटा, ठीक है। और जो सकन स्टोमेटा होते हैं ये भी एग्जैक्टली वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही होते हैं। तो ये भी जो एडेप्टेशन है वो स्ट्रक्चरल तो है, तो क्या इसको भी आप मॉर्फोलॉजिकल कहेंगे? देखिए बेसिकली एपिडर्मिस जो है वो एनाटॉमिकल लेयर है, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड उसके बाद में आप कह सकते हैं लास्ट वास्कुलर टिश्यू। तो ये वैसे तो आप ये कह सकते हैं एनाटॉमिकल लेयर है, बट एग्जैक्टली जो स्टोमेटा, सेकंड स्टोमेटा है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एपिडर्मिस पर या सरफेस पर ही, इसलिए इसको भी आप मॉर्फोलॉजिकल में काउंट करेंगे। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज का रेफरेंस एनाटॉमिकल लेयर से हो तो फिर आप उसको पहले एनाटॉमिकल लेंगे, मतलब एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों अगर आपको दे दिए जाएं और क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपसे ये पूछा जाए विच एनाटॉमिकल लेयर और विच लेयर ऑफ द प्लांट्स टिश्यूज रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ सकन स्टोमेटा, तो आपका आंसर एपिडर्मिस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द एडेप्टेशन और दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ विच लेयर, एनाटॉमिकल लेयर और मॉर्फोलॉजिकल लेयर, तो आपका आंसर होना चाहिए एनाटॉमिकल लेयर। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेटिक पाथवे, ये जो फोटोसिंथेटिक पाथ है कैम प्लांट्स का और C4 प्लांट्स का, आपको ये पता होना चाहिए पाथवे सिमिलर होता है। और C4 के बारे में आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं, जो C4 पाथवे है इट इज एन एडेप्टिव स्ट्रेटजी, और ये एडेप्टिव फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी है क्यों प्लांट्स ने अडॉप्ट की, जिससे प्लांट्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, वाटर स्ट्रेस को कम कर सके, CO2 की अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। तो कैम प्लांट्स और C4 प्लांट्स में ये होने वाला जो स्पेसिफिक साइकिल है, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक जो कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन का साइकिल है, ये कौन सा एडेप्टेशन होगा? इसके लिए स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं दिस विल बी द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा रिड्यूस स्टेम, अपुंसिया में जो है वो स्पाइन्स बन जाते हैं, तो फ्लैटेंड स्टेम, ये फ्लैटेंड स्टेम होगा। स्पाइन्स जो है वो क्या है? लीव्स हैं, लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इससे सरफेस एरिया हाईली रिड्यूस हो जाता है। और ये जो सरफेस एरिया का हाई रिडक्शन यहां है, ये स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा एडेप्टेशन हुआ, आप कहेंगे ये है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। कई एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ लूं, एनसीईआरटी ने इतने डिस्कस की तो मैं भी तो कुछ पूछ सकता हूं ना, मैं आपसे पूछ लूं ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का डिफरेंशिएशन होता है, डॉर्सीवेंट्रल। अब बहुत सारे लोगों के तो अब कोरोना में ये साफ हो गया डॉर्सीवेंट्रल होता कौन सा है, मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ, डाइकोट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। तो ये जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है ये आप कह सकते हैं डाइकोट प्लांट्स में है, और ये जो लीफ है इस लीफ में डिस्टिंक्शन ऑफ, डिस्टिंक्शन लिख देता हूं मैं या डिफरेंशिएशन कह दो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्टूडेंट्स स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है इसका डिफरेंशिएशन कौन सा एडेप्टेशन होगा? बहुत क्लियरली आप ये कह सकते हैं दिस विल बी द एनाटॉमिकल एडेप्टेशन या एनाटॉमिकल। अब आप ये कहेंगे कि जो एडेप्टेशन है उसमें तो मॉर्फोलॉजिकली लिखा जाता है, तो वो इसलिए ना क्योंकि एडेप्टिव जो बिहेवियर है, सॉरी एडेप्टिव जो कैपेबिलिटी है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जी। ये एडेप्टिव स्पेसिफिकेशन जो है वो एनाटॉमिकल होगा, ये एडेप्टिव स्पेसिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल होगा, ये एडेप्टिव स्पेसिफिकेशन फिजियोलॉजिकल होगा, ये कैम पाथ वाला, ये आप कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल होगा, ये भी आप कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल, और ये भी आप कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल है। तो इस तरीके से प्लांट्स के केस में आपको एडेप्टेशंस दे रखे हैं, और ये जो एडेप्टेशंस हैं वो स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और क्या हो सकते हैं एनाटॉमिकल। बिहेवियरल एडेप्टेशंस की पॉसिबिलिटी यहां काफी कम है, बिकॉज आप जानते हैं
प्लांट्स जो है उनमें मूवमेंट नहीं होता, वो लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल रेस्पॉन्स उनमें काफी कम होते हैं, हालांकि प्लांट मूवमेंट्स जो है वो कुछ एक बिहेवियरल एडेप्टेशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब देखो यहां जो एडेप्टेशंस हैं उनमें और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। एक एलन्स रूल आपको दे रखा है और कह रखा है शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स ऑफ द कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन। जो पोलर क्लाइमेटिक रीजन है उसमें लार्ज साइज एनिमल्स बेसिकली नहीं होते, तो क्यों नहीं होते ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा एंटार्क्टिक फिशेज का एग्जांपल आपको दे रखा है कि एक्सट्रीम कोल्ड में वो रहती हैं। आर्की बैक्टीरिया की एक्सट्रीम कंडीशंस का एग्जांपल आपको दे रखा है। तो ये जितने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन सारे एग्जांपल्स के लॉजिक्स हमें समझने हैं। एक आपको ह्यूमन का जो क्विक रेस्पॉन्स का एग्जांपल है, जो पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, एल्टीट्यूड सिकनेस से ओवरकम करने के लिए क्विकली ह्यूमन रेस्पॉन्ड कर सकता है, वो भी एग्जांपल यहां दे रखा है। तो आगे जितने सारे एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स की इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां दे रखी है, वो आपको पता होनी चाहिए। उन एग्जांपल्स के साथ उनके जो लॉजिक्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और फाइनली किस टाइप का अडेप्टेशन वो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल रेफरेंस तो ऑलमोस्ट आपने क्लियर कर लिया, अब कुछ फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के साथ साथ बिहेवियरल एडेप्टिव रेफरेंसेस भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। क्लियर? सो आगे के एग्जांपल्स जो हैं वो अगले लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर नंबर 108 आई विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशंस, रिमेनिंग अडेप्टिव एग्जांपल्स और अडेप्टिव स्पेसिफिकेशंस। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।